आज का हमारा लेक्चर अमेरिकन लिटरेचर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पहला पॉइंट देखिएगा, अमेरिकन पोइट था। हिज वर्क्स, इसकी जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उसके वर्क्स पहले इंग्लैंड में पब्लिश होते थे एंड देन यूनाइटेड स्टेट्स में होते थे। ये एक जो स्ट्राइकिंग बात, जो स्ट्रेंज बात थी वो ये थी कि फर्स्ट वर्क, उसके जो वर्क्स थे ये पब्लिश होते थे यूके में एंड देन इन दी यूएसए। उसके बाद है सेटिंग ऑफ द पोएम्स। अच्छा, एक और पॉइंट जहन में रख लें कि क्योंकि लास्ट टाइम पीपीएससी के पेपर में कुछ ग्रामर की चीज़ें भी थी, स्पेशली प्रपोजिशंस का यूज़ भी था, तो ये और आर्टिकल्स का भी था कोई एक आध, तो ये भी आप लोग देख लें कि जो एब्रीविएटेड कंट्रीज़ होती हैं, जब कंट्री का नाम एक से ज़्यादा वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है तो उसके साथ दी लगाया जाता है। दी यूके होगा, दी यूएसए होगा। लेकिन अगर अमेरिका है तो फिर दी अमेरिका नहीं होगा, दी इंग्लैंड नहीं होगा। तो इसके वर्क्स जो थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, इंटरेस्टिंग बात है कि ये पब्लिश पहले यूनाइटेड स्टेट्स में होते थे और फिर सॉरी यूके में होते थे, हालांकि ये अमेरिका में रहता था, यूएसए में। लेकिन वर्क्स इसके पहले हमेशा से पब्लिश होते रहे यूके में और देन ये अमेरिका में पब्लिश हुए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि सेटिंग ऑफ हिज पोएम्स जो है वो हमेशा से रूरल न्यू इंग्लैंड है। न्यू इंग्लैंड जो है ये अमेरिका की जो स्टेट है, ये स्पेशली रूरल एरियाज पे बिलोंग करती है, साउथ से। साउथ अमेरिका का, स्पेशली जब भी साउथ कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में तो उससे मुराद होती है रूरल साइड। तो न्यू इंग्लैंड के एरिया में ये पैदा हुआ और इसकी तमाम तर जो पोएम्स हैं उनकी सेटिंग रूरल न्यू इंग्लैंड है। हालांकि ये अर्बन शहर में पैदा हुआ था लेकिन जो सेटिंग है वो रूरल न्यू इंग्लैंड का एरिया है। अच्छा, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब वो करता क्या है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का तरीकाकार ये है कि वो सिंपल सी जो है वो बात करता है। फॉर एग्जांपल आफ्टर एप्पल पिकिंग की वो बात करता है, या स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग की वो बात करता है। अब सेटिंग, थीम, सरफेस लेवल पे बिल्कुल रूरल रस्टिक बैकग्राउंड का है और कलिक्वल लैंग्वेज है, बिल्कुल जो एवरीडे की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज यूज़ करता है। लेकिन उसके थ्रू वो बड़े ही कॉम्प्लेक्स किस्म के सोशल और फिलोसॉफिकल जो इश्यूज हैं उनको टच करता है। ये उसका कमाल है। आपको पता है कि तमाम तर जो पोइट्री होती है उसका हमेशा हिडन मीनिंग होता है, सरफेस के अलावा एक डीपर लेवल पे एक मीनिंग होता है। एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग ऑल दिस। और बहुत से फिलोसॉफिकल सोशल जो इश्यूज थे उनको वो हाईलाइट करता है, लेकिन सरफेस लेवल पे उसको इंजॉय किया जा सकता है उन पोइम्स को, उनकी जो अपेरेंट सीनरी है। उसके बाद जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता दूं कि हम पेज नंबर 6 ऑलमोस्ट डिस्कस कर रहे हैं। पीडीएफ डॉक्यूमेंट ग्रुप में शेयर किया हुआ है, इसको काइंडली ओपन कर ले। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है जी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एंड इसको हम देख रहे हैं कि ही एग्जामिन्स कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसॉफिकल इश्यूज थ्रू रूरल थीम्स। उसके बाद है ही इज़ द ओनली पोएट टू रिसीव 4 पुलिट्जर प्राइजेस। इसको 4 पुलिट्जर प्राइजेस मिले थे। और नीचे आप देखिए इसकी पोइम्स हैं, आफ्टर एप्पल पिकिंग, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, मेंडिंग वॉल्स, बिर्चेस, द रोड नॉट टेकन एंड होम बरियर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम्स हैं जी ये। आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये तमाम पोइम्स हमें याद होनी चाहिए। आफ्टर एप्पल पिकिंग, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, मेंडिंग वॉल्स, बिर्चेस, द रोड नॉट टेकन एंड होम बरियर। उसके बाद है कि ही वॉज कॉल्ड पोएट ऑफ नेचर। इसको पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है, लेकिन ही हिमसेल्फ डिनाइज। वो बजाते खुद ये कहता है कि मेरी सिर्फ 3 से 4 पोइम्स ऐसी हैं, या शायद 2 पोइम्स की वो बात करता है कि जिनमें ह्यूमन नहीं है और सिर्फ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है। अदरवाइज बाकी सारी की सारी जो उसकी पोइट्री है उसमें हमें मिलता है कि इसकी पोइट्री में नेचर है, यानी ह्यूमन बीइंग्स हैं सिर्फ 2 पोइम्स के अलावा। इसकी नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेशन 31 टाइम्स हुई
और ये लिखता जो है वो कोलिक्वल स्पीच में है, यानी एवरीडे की जो स्पीच है उसमें ये लिखता है। बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं लिखता, फिलोसॉफिकल थीम से बात नहीं करता, कोई गॉथिक एलिमेंट इसमें नहीं है, सिंपल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन उनके थ्रू वो बड़े इश्यूज को डिस्कस करता है। एजरा पाउंड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू डब्ल्यू बी येट्स। अब एजरा पाउंड आपको पता है कि एक्सपैट्रिएट अमेरिकन था, और ये इटली में और फिर इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया था, और डब्ल्यू बी येट्स का ये फ्रेंड था, तो फिर एजरा पाउंड ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था डब्ल्यू बी येट्स से। His first published book was A Boy's Will। अच्छा, यहाँ पे आप दो चीज़ों में डिफरेंस करना सीखें कि फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क एंड फर्स्ट रिटन वर्क। बाज़ औक़ात कुछ राइटर्स ऐसे भी हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कुछ अदर राइटर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने नॉवेल्स लिखे लेकिन पब्लिश जो है वो पब्लिश्ड वर्क उनका और है और फर्स्ट रिटन वर्क और है, तो ऐसा भी होता है। इसका जो फर्स्ट पब्लिश्ड बुक थी वो थी अ बॉयज विल, और ये सेकंड एमसीक्यू ये है कि ये इट वाज डेडिकेटेड टू हिज वाइफ। फिर फॉस्टर की एक मशहूर कोटेशन है कि फ्रीडम लाइज इन बीइंग बोल्ड, फ्रीडम लाइज इन बीइंग बोल्ड। हम पेज नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं पीडीएफ डॉक्यूमेंट का, जो मैंने अमेरिकन लिटरेचर का आप लोगों के साथ शेयर किया है, और टॉपिक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद है जी, ही हैड 6 चिल्ड्रन यूज सेनेक्डिकीज। अब सेनेक्डिकी क्या होती है? सेनेक्डिकी जो होती है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है, और इसका मतलब है कि when part is used to describe whole and whole is used to describe part। for example, हम कहते हैं कि पाकिस्तान has won the match, पाकिस्तान has वॉन द मैच। अब पाकिस्तान ने तो मैच नहीं जीता ना, मैच तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जीता है, तो ये हम सेनेक्डिकी यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली हम कहते हैं कि इस्लामाबाद हैज़ डिफीटेड ढाका, तो अब इस्लामाबाद ने तो ढाका को डिफीट नहीं किया, वो तो एक्चुअली टीम ने किया होगा। अच्छा, सिमिलरली हम कहते हैं कि इस्लामाबाद एंड वाशिंगटन आर इंगेज्ड इन पीस डायलॉग। तो अब इस्लामाबाद और वाशिंगटन नहीं है, एक्चुअली वो पाकिस्तान और अमेरिका है। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको सेनेक्डिकी कहा जाता है, और सैनेक्डोकी भी, ये डोची भी कहा जाता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करता था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो था ये खुद शहर में पैदा हुआ था, और रहता भी शहर में ही था, लेकिन ही वॉज फैसिनेटेड अबाउट रूरल सेटिंग्स। तो रूरल सेटिंग्स और जंगलों पहाड़ों के बारे में वो बहुत लिखता है, इस वजह से इसको पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। इसने एक प्ले भी लिखा था, जो उस प्ले का नाम है अ वे आउट। अ वे आउट, इट्स अ वन एक्ट प्ले। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये प्ले है जी, अ वे आउट, और ये एक वन एक्ट प्ले था। देन कुछ एक देर इज, अब ये एक लंबी सी लिस्ट है कुछ एमसीक्यूज की। तो व्हाट आर द कॉमन थीम्स इन फ्रॉस्ट पोइट्री? कौन कौन से हैं जी? डेथ है, कॉन्फ्लिक्ट है, और स्केपिज्म है, नेचर है, फ्रॉस्ट है, और लोनलीनेस है। फ्रॉस्ट से मुराद है बर्फ जो होती है। ये इसके थीम्स हैं जी कॉमन। उसके बाद होम बरियल, व्हाट इज द मदर्स नेम? होम बरियल, इसकी पोएम में मदर का नाम एमी है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। होम बरियल में जो मदर है उसका नाम एमी है। फिर है समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल इज अ लाइन फ्रॉम मेंडिंग वॉल्स। मेंडिंग वॉल से है कि समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल, और इसी की एक मशहूर कोटेशंस है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, इस किस्म, या गुड वॉल्स मेक गुड नेबर्स, इस किस्म की कोटेशन इसी में है। तो व्हाट इज समथिंग मेंशन? नेचर की वो बात करता है कि नेचर जो है उसको ये वॉल जो है ये पसंद नहीं है, ऑल दो के गुड वॉल्स या गुड फेंसेस मेक गुड फ्रेंड्स। फ्रॉस्ट कमिटेड सुसाइड? नो, ये अर्नेस्ट हेमिंगवे ने सुसाइड कमिट की थी। व्हाट एक्चुअली बेंड्स द बिर्चेस डाउन टू स्टे इन फ्रॉस्ट पोएम बिर्चिस आइस स्टॉर्म्स। अब ये जो बिर्चिस पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, इसमें है कि उनकी जो शाखें होती है, बिर्च एक ट्री है सफ़ेदे टाइप का, तो उसकी जो ब्रांचेस हैं उनको किसने बेंड डाउन किया होता है? आइस स्टॉर्म्स ने, जो बर्फ़ के तूफान आते हैं। फ्रॉस्ट पोएम बिर्चिस इज़ अ पोएम ऑन एस्केपिज्म। इसका जो थीम है बिर्चिस का, दैट इज़ ऑन एस्केपिज्म। Point number 28, page number 7. Frost's poem Birches depicts the life of a boy away from city life and friends. Away from, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी इसमें आ जाता है
कि बिर्चिस जो है वो एक ऐसे बॉय की लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि शहर से दूर है और अपने फ्रेंड से दूर है। हिज ओनली प्ले वॉज क्लाइंबिंग एंड जंपिंग फ्रॉम ट्रीज। इस पे मुझे अब डाउट है, क्योंकि अब जो मैंने देखा है उसमें तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन दिस पॉइंट ओनली प्ले जो है वो इसका, इस पॉइंट को हम चेक कर लेते हैं कि ये पॉइंट जो है ओनली प्ले वो है या ये है, या फिर ये इसका सब टाइटल होना चाहिए। विल चेक इट आउट। Frost compares the trailing branches of a tree with a woman drying her hair in sun. फ्रॉस्ट जो है वो किस चीज़ के साथ कंपेयर करता है? जो बिर्चेस हैं उनको वो कंपेयर कर रहा है ड्राइंग हेयर, जो एक सूरज की रोशनी में अगर कोई वेमेन जो है जिस तरह अपने बालों को ड्राई कर रही है। द रोड नॉट टेकन इज़ अ पोएम ऑफ चॉइसेस। ये पोएम, इसका थीम जो है वो चॉइसेस हैं लाइफ में, जो मुख्तलिफ चॉइसेस आती हैं उससे रिलेटेड है जी। बोथ द रोड्स रिप्रेजेंट टू चॉइसेस। दो रोड्स जो उसमें हैं वो दो टू वेज ऑफ लाइफ है, व्हाट टू चूज, और पोएट इस डायलेमा में है व्हाट टू चूज। Stopping by woods on a snowy evening is a poem रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। It tells about a traveler and his horse। एक ट्रेवलर है जी और एक उसका साथ कंपेनियन कौन सा है? हॉर्स है। द हॉर्स रिप्रेजेंट्स हिज कंसाइंस और अलार्म, उसका जो ज़मीर है उसको, उसमें जो फियर का एलिमेंट है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, जो हॉर्स होता है। तो ये क्वेश्चन इसमें हो सकता है कि हॉर्स किसको रिप्रेजेंट करता है। देन है जी द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये इसकी एक मशहूर लाइन है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। वुड से मुराद जंगल है और सिर्फ वुड से मुराद लकड़ी होता है। देन 37 इज द ओनली साउंड देयर एक्सेप्ट दैट ऑफ द विंड इज ऑफ द स्नोफ्लेक्स। इज ऑफ द स्नोफ्लेक्स की ये आवाज है जी। तो इसका जो ओनली प्ले है वो वे आउट है। उसके बाद हम लोग हैं पॉइंट नंबर 34 पे कि टेल्स अबाउट अ ट्रैवलर एंड हिज हॉर्स। और हॉर्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है कंसाइंस को, अलार्म को। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। द ओनली साउंड देयर एक्सेप्ट ऑफ द विंड इज ऑफ स्नोफ्लेक्स। इस पोएम में स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग की बात हो रही थी। द राइटर डज नॉट स्टॉप लॉन्ग एज ही हैज़ प्रोमिसेस टू कीप। ही हैज़ प्रोमिसेस टू कीप, वो कहता है इस वजह से वो रोक नहीं रख सकता। स्लीप रिप्रेजेंट्स इग्नोरेंस एंड डेथ। इग्नोरेंस को भी स्लीप उसमें रेफर कर रही है और डेथ को भी। देन इज इन डेथ ऑफ अ हायर्ड मैन, नेम ऑफ हायर्ड मैन इज सिलास। जो हायर्ड मैन है उसका नाम सिलास है। सिलास है जी उसका नाम। डेथ, ये भी इसकी पोएम है, डेथ ऑफ अ हायर्ड मैन। फिर दिस इज अ पोएम, दिस इज अ ड्रामेटिक पोएम, डेथ ऑफ अ हायर्ड मैन। डेथ ऑफ अ हायर्ड मैन कौन सी पोएम है जी? ड्रामेटिक पोएम है। और सिलास इज मास्टर ऑफ स्टेकिंग द हे। स्टेकिंग का मतलब होता है तरतीब से रखना। ये जो हे होती है, हे कहते हैं चारे को। ये जो ड्राई ग्रास होती है विंटर में, इसको यूज़ करने के लिए इसकी पाइल्स बना के इसको रख लिया जाता है। तो सिलास जो है वो हे को स्टेक करने में, तरतीब से लगाने में, तह लगाने में माहिर होता है। सिलास फॉल्ट इज दैट ही रन्स अवे फ्रॉम द जॉब। उसका फॉल्ट क्या है कि वो जी जॉब से भाग जाता है। सिलास ब्रदर इज अ रिच पर्सन, उसका जो भाई होता है वो एक रिच पर्सन है। फिर सिलास गेट्स हेल्प फ्रॉम हिज ब्रदर। नो, सिलास इन द एंड क्या होता है जी? सिलास की डेथ हो जाती है। मेंडिंग वॉल है जी इसकी नेक्स्ट पोएम। मेंडिंग वॉल का असल में जो थीम है वो नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म है। जब वो कहता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, तो ऑब्वियसली उसके कहने का मतलब यही है कि जो मुल्कों के दरमियान अगर क्लियर बाउंड्रीज हैं तो वो अच्छे नेबर्स बन सकते हैं, यानी उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, and they can have their own individual lives in their countries. The young neighbor does not want a wall। The young neighbor जो है उससे वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वॉल। The young neighbor does not want a wall because it is needless। इसकी ज़रूरत नहीं है। The old neighbor loves a wall because his elder suggested wall। अब ये जो ओल्ड नेबर है, एक यंग नेबर और एक ओल्ड है,
और यंग जो है वो कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है वॉल की, और ओल्ड जो है वो चाहता है कि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने, उसके बड़ों ने कहा था कि वॉल होनी चाहिए। ही रिपीट्स द सेइंग ऑफ हिज फादर दैट इज गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। गुड फेंसेस, ही से मुराद जो ओल्ड नेबर है वो उसको दोहराता है अपने फादर की बात को कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। द ओल्ड मैन हैज़ ट्रीज इन हिज फार्म, पाइन ट्रीज हैं जी। जो ओल्ड नेबर है उसके पास पाइन ट्रीज है। देन द यंग हैज़ एप्पल ऑर्चर्ड। ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है कि यंग जो है उसका ऑर्चर्ड जो है वो कौन सा है जी, एप्पल का है। और जो यंग ओल्ड का है जो पाइन का है, और यंग का है एप्पल ऑर्चर्ड। हंटर्स जो है उसमें वो रिप्रेजेंट करते हैं जी वॉर को, ट्रबल को। डेजर्ट डेजर्ट प्लेसेस इज अबाउट इनर लोनलीनेस। डेजर्ट प्लेसेस भी उसकी एक पोएम है और ये इनर लोनलीनेस से डील करती है। फिर इन डेजर्ट प्लेसेस द राइटर इज अनकॉन्शियस अबाउट आउटर लोनलीनेस। आउटर लोनलीनेस से वो अनकॉन्शियस है। ही टॉक्स अबाउट इनर, और क्या है, डेजर्ट प्लेसेस इसका नाम है जी। होम बरियल टेल्स अबाउट अ वुमेन्स कंप्लेन। एक औरत की जो कंप्लेन है उससे रिलेट करता है जी ये होम बरियल। शी इज सरप्राइज्ड एज हाउ कुड हर हस्बैंड bury bury his own son। ये उस पे वो परेशान है। an old man's winter night, an old man's winter night जो है is about natural and human order, about natural and human order। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दैट इज़ 57 हो गया है जी, विमेन की कंप्लेन 58। देन 59 एन ओल्ड मैन्स विंटर नाइट इज़ अबाउट नेचुरल एंड ह्यूमन ऑर्डर। नेचुरल और ह्यूमन ऑर्डर के बारे में। एन ओल्ड मैन्स विंटर नाइट। नथिंग गोल्ड कैन स्टे इज़ अबाउट टेम्परेरीनेस ऑफ this is about temporariness of things. Nothing gold can stay. Nothing good can stay, or maybe nothing gold can stay, is about temporariness of things. From nature हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्कस कर रहे हैं, याद रखिएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डिफरेंट पोइम्स हैं, और जब हम पोइम्स की बात करते हैं सिमिलरली एमिली डिकेंसन की जो पोइम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा थी ना, तो एक देयर इज़ सच अ ह्यूज लिस्ट। हम सबको तो ऑब्वियसली ना पढ़ सकते हैं ना टच कर सकते हैं इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो जिनको मेजर मेजर थीम्स हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद 61 देखिएगा, फॉर नेचर द हार्डेस्ट कलर टू होल्ड इज गोल्डन कलर। वो इसमें कहता है गोल्ड ही होगा, गोल्डन कलर है नेचर के लिए, इसको होल्ड करना फ्रॉस्ट कहता है कि बहुत ही मुश्किल है। इन एक्वेंटेड विद द नाइट इज अ ल्यूमिनरी क्लॉक। मून को कहा गया, इसकी ये जो पोएम है ना, एक्वेंटेड विद नाइट, तो इसमें मून इज ल्यूमिनरी क्लॉक, उसको वो कहता है ल्यूमिनरी क्लॉक। ल्यूमिनरी से मैं ल्यूमिनियस यानी रोशन, जो क्लॉक है वो क्या है, वो चांद है। पॉइंट नंबर 63 इज इन एक्वेंटेड विद नाइट। एक्वेंटेड विद नाइट, एक्वेंट का मतलब होता है वाकफियत होना, फेमिलियरिटी, इट मीन्स फेमिलियरिटी। मेन थीम इज लोनलीनेस। इसमें एक्वेंटेड विद नाइट भी जो है कि जाहिर है जो नाइट स्लीपर नहीं है, रातों को जाग रहा है, जिसकी रातों से एक्वेंटेंस है, वाकफियत है, तो वो लोनलीनेस ही का शिकार होगा। इन दिस पोएम इन एक्वेंटेड विद नाइट द इनर इज मोर ऑब्वियस देन आउटर लोनलीनेस। जो इनर लोनलीनेस है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, आउटर पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है। दिस वर्ड इज आउटर। उसके बाद देखिएगा 65, फ्रॉस्ट इज नोन एज अ रीजनल पोइट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकन लिटरेचर में रीजनल पोइट किसको कहा जाता है, फ्रॉस्ट को कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है, ये कहा जाता है कि उसकी जितनी भी जो कंसर्न है, जो उसकी सेटिंग है, वो रूरल न्यू इंग्लैंड का एरिया है, रूरल न्यू इंग्लैंड का। दैट्स वाई ही इज अ पोइट ऑफ न्यू इंग्लैंड ऑब्वियसली। अच्छा जी, उसने 4 टाइम्स रिसीव किया पुलिट्जर प्राइज। हिज 1916 पोएम The Road Not Taken is often read at graduation ceremonies across the United States. The Road Not Taken है जी, The Road Not Taken, ये बहुत सी ceremonies में पढ़ी जाती है। As a special guest at President John F. Kennedy's inauguration, Frost became a poetic force and the unofficial
पोइट लॉरिएट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अब इससे आपने ये नहीं समझना कि शायद यूनाइटेड स्टेट्स में भी पोइट लॉरिएट का टाइटल है, बस ऐसे ही कहा जाता है क्योंकि इसको प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की जो इनागोरेशन थी उस पर भी बुलाया गया था, और उसमें उसने एक पोइम भी पढ़ी थी, और वो ज़बानी पढ़ी थी, उस वो पढ़नी कोई और पोइम चाह रहा था, लेकिन सनलाइट इतनी थी कि ही कुडंट रीड एंड ही वाज क्वाइट एन ओल्ड मैन एट दैट टाइम, परहैप्स 86 ही वाज। अच्छा जी, उसके बाद है जी लास्ट पॉइंट है इसका, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम फ्रॉस्ट रिसीव मोर देन 40 ऑनरेरी डिग्रीज। ऑनरेरी डिग्रीज जो थी उससे फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ही गॉट, राइट। उसके बाद हमारा जो अमेरिकन लिटरेचर में नेक्स्ट राइटर है वो विलियम फॉकनर है। विलियम फॉकनर जो है ये इसका टाइम पीरियड 1897 से 1602 तक है, क्वाइट मॉडर्न एज में ये आ जाता है। ये जो है अपने नॉवेल्स के लिए और शॉर्ट स्टोरीज के लिए फेमस है जी। सेटिंग इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके नॉवेल्स की जो सेटिंग है वो एक फिक्शनल इलाका है जी, योकना पेटावा। ये दिस इज इट काउंटी है जी, अमेरिका में काउंटी एक एरिया को कहा जाता है। ये है YOKNAPATAWPHA, योकना पेटाफा। योकना पेटाफा, योकना पेटाफा काउंटी है जी। इसके ज़्यादातर जो नॉवेल्स है वो इसी काउंटी में सेटिंग है, उनकी करेक्टर सारे बेस्ड ऑन लेफेट काउंटी मिसिसिपी, वेयर फॉकनर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। फॉकनर की जो लाइफ थी जहाँ गुजरी है, तो उसी इलाके को फिर उसने लिया है एज सेटिंग ऑफ हिज नॉवेल्स। देन पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, सोल्जर्स पे। ये इसका नॉवल है विलियम फॉकनर का। सोल्जर्स पे इज द फर्स्ट नॉवल पब्लिश बाय विलियम फॉकनर, ठीक है जी। तो दिस वाज द फर्स्ट वन। उसके बाद इसके नॉवेल्स पे हम आ जाते हैं कि जी इसके नॉवेल्स कौन कौन से हैं। तो इसका नॉवल है द साउंड एंड द फ्यूरी। द साउंड एंड द फ्यूरी है, दिस इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, और इसकी डिटेल समरी भी हम देखेंगे। एज आई ले डाइंग दूसरा इसका नॉवल जो है वो है एज आई ले डाइंग, एज आई ले डाइंग। उसके बाद है लाइट इन ऑगस्ट, लाइट इन ऑगस्ट। उसके बाद है एब्सोलम एब्सोलम, एब्सोलम एब्सोलम। और देन है अ रोज फॉर एमिली, अ रोज फॉर एमिली। फिर है द बियर, देन है द बियर, द बियर। और मोस्टली ये गॉथिक भी लिखता था और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल्स भी लिखता था। इसका जो फिक्शन है गॉथिक एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दोनों मिलता जुलता। अब आप देखिए इंग्लिश लिटरेचर में गॉथिक का जो ट्रेडिशन था वो बहुत ओल्ड है। आप देखें कि इट वाज ड्यूरिंग द रोमांटिक एज गॉथिक लिटरेचर लिखा जा रहा था, और अमेरिका में लिखा जा रहा है गॉथिक लिटरेचर का इन मॉडर्न एज 90s के बाद। The Sound and the Fury is set in Jefferson, Mississippi in the first अच्छा इसकी जो सेटिंग है वो थोड़ी सी अच्छा ऊपर भी अगर आप देखें कि द स्टेट इज़ मिसिसिपी, मिसिसिपी है, लेकिन इसकी जो सेटिंग है साउंड एंड फ्यूरी की है तो स्टेट ऑफ मिसिसिपी, लेकिन ये जेफरसन का एरिया है, काउंटी होगी। तो ये 20th सेंचुरी में है। द साउंड एंड फ्यूरी नावल जो है इसमें जो फैमिली है उसका नाम कॉम्पसन फैमिली है, और इसके 4 हिस्से हैं, और हर हिस्से की नरेशन जो है ना वो एक चाइल्ड कर रहा है। कॉम्पसन फैमिली की जो नैरेटिव है वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पोएम इज नैरेटेड बाय बेंजे कॉम्पसन। बेंजे उनका एक बेटा होता है, ये मेंटली ज़रा रिटार्टेड सा होता है, तो ये उस उनको वो कर रहा है आई मस्ट से क्या, यानी नरेशन कर रहा है। 4 सेक्शंस हैं या फिर 4 नैरेटिव्स हैं इसके। नेक्स्ट हमारे पास जॉन स्टेनबैक है, जॉन अर्नेस्ट स्टेनबैक। इसका जो नॉवल है द ग्रेप्स ऑफ रैथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि किसने लिखा, कब लिखा। तो इसका टाइम पीरियड देख लीजिएगा जी, 1902 से लेके 1968 है जी। ये अमेरिकन ऑथर था, नॉवेलिस्ट था। 1962 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला, और रियलिस्टिकली भी लिखता है। ये इंपॉर्टेंट आप देखिएगा कि ही इज़ नोन फॉर हिज रियलिस्टिक वर्क्स एंड इमेजिनेटिव भी हैं। कुछ वर्क्स इसके रियलिस्टिक हैं, कुछ इमेजिनेटिव हैं, और कुछ जो है इसमें सिंपैथेटिक ह्यूमर भी हमें मिलता है। वी फाइंड सिंपैथेटिक ह्यूमर और सोशल परसेप्शंस भी इसके नॉवेल्स में मिलती हैं। वी हैव 4 थीम्स इन जॉन स्टेनबैक, जॉन स्टेनबैक में, ठीक है जी। याद रखिएगा 62 में नोबेल प्राइज़ मिला
He's a well-known figure in American literature. He has been called a giant of American letters. इसको giant of American letters भी कहा जाता है जी. और He's widely known for the comic novels. इसके दो comic novels हैं जी, Tortilla Flat and Cannery Row. Tortilla Flat comic novels हैं जी, ये इसके दो इसके ये comic novels हैं. फिर मल्टी जनरेशन इसका नॉवल एपिक लेवल का है, ईस्ट ऑफ एडन. एंड एक नॉवेला है द रेड पोनी और ऑफ माइस एंड मैन इंपॉर्टेंट है, ये आप देखेंगे बार बार इसका जिक्र हो रहा था. ऑफ माइस एंड मैन ये नॉवेलाज है. नॉवेल और नॉवेला में डिफरेंस ये होता है, कंपैरेटिवली नॉवेला जो होता है उसकी लेंथ शॉर्ट होती है, नॉवेला की लेंथ क्या होती है जी, शॉर्ट होती है. ही ऑल्सो रोड द पुलिट्जर प्राइज विनिंग द ग्रेप्स ऑफ रैथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, द ग्रेप्स ऑफ रैथ, WRATH, रैथ कहते हैं एंगर को. 1939 में लिखा था. एंड this novel got him Pulitzer Prize. Most of Steinbeck's works is set in Central California, particularly in the Salinas Valley and the California coast ranges. कोस्टल एरिया जो कैलिफोर्निया का वहाँ पे, और सैलिनॉस वैली जो है कैलिफोर्निया ही में, ये इसकी जो सेटिंग है, इसके ज़्यादातर नॉवेल्स की जो सेटिंग है वो वहीं पे है. हिज वर्क्स फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ फेट एंड इनजस्टिस. हार्डी की तरह फेट और इनजस्टिस की ये इसका थीम है जी. स्टेनबैक एंड हार्डी आप ज़रा जहन में रख लीजिएगा, स्पेशली एज अप्लाइड टू डाउन ट्रोडन और एवरी मैन प्रोटैगनिस्ट. एवरी मैन प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है जो कॉमन पीपल होते हैं ना जी, तो उनसे ये डील करता है, कॉमन पीपल की बात कर रहा है. तो दिस इज़ टिल जॉन स्टेनबैक आज हम डिस्कस कर चुके हैं जी. ये पेज नंबर 3 है. ये 10 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, एमिली डिकिंसन से रिलेटेड कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो इसमें ऐड किए गए हैं. तो पॉइंट नंबर 39 देखिएगा पेज नंबर 3 पे. एमिली डिकिंसन वाज डैश नोन इन हर लाइफ, वाज लिटिल नोन. उसको उसकी लाइफ टाइम में लोग नहीं जानते थे, और गार्डनर के तौर पे शायद ज़्यादा जानते थे, बिकॉज शी वॉज मच इंटरेस्टेड इन बॉटनी, और पोइट्री में उसको नहीं जाना जाता था. हालांकि आजकल उसकी वर्क्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि विच इज़ हार्ड टू इवन ग्रैस्प. Evidences suggest that Dickinson lived much of her life in isolation. तन्हाई में वो रहती थी और लोगों से मिलना जुलना उसका बिल्कुल नहीं था. She developed a liking for white clothing. ये वो वाइट ड्रेस पहनती थी ज़्यादातर, और लोगों से वो इतना मिलती जुलती भी नहीं थी, रिलक्टेंट थी, वो गेस्ट से नहीं मिलती थी. आइसोलेशन वाली बात यह है. हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री 1890 में पब्लिश हुई थी. एमिली डिकिंसन की हम बात कर रहे हैं. अ कॉमन थीम यूज बाय डिकिंसन वाज डेथ, और इसकी बड़ी मशहूर पोएम है, ग्रेजुएशन के सिलेबस में शामिल है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ. उसके बाद पॉइंट नंबर 44 देखिएगा जी पेज 4 पे. हर फेमस पोएम वाज बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ. व्हाट टू इमेजेस डज डिकिंसन यूज टू सिंबलाइज सक्सेस? In success is counted sweetest, the nectar and the victorious army. What two images does to use symbolize success? In success is counted sweetest. तो ये वाली द नेक्टर एंड द विक्टोरियस आर्मी है जी. व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब एज द डोर अजार? डोर अजार का क्या मतलब है जी? एजर. इन आई कैन नॉट लिव विद यू द ओशंस. व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब एज द डोर Ajar in I cannot live with you the oceans. अच्छा, यानी ये जो पोएम है I cannot live with you, इसमें ये जो थीम है द डोर एजर का मतलब होता है खुला होना, खुला दरवाज़ा खुला है, तो उसका मतलब वो ओशंस को रिप्रेजेंट कर रही है. हु इज entombed near the speaker of I died for beauty, one who died for truth. यानी किसका टूम है? एंटूम का मतलब है कि किसकी कब्र है. आई डाइड फॉर ब्यूटी के नज़दीक ही उसकी कब्र है, द वन हु डाइड फॉर ट्रूथ. ये डिकिंसन की पोएम में. डिकिंसन was not friends with any important poets.
अब जाहिर है उसकी लाइफ में वो किसी को जानती ही नहीं थी, तो उसकी किसी भी पोइट के साथ कोई एक्वेंटेंस, कोई फ्रेंडशिप, नथिंग, कुछ भी नहीं था। इन आई हर्ड अ फ्लाई बज, ये इसकी एक पोएम है। आई हर्ड अ फ्लाई बज व्हाट कट्स द स्पीकर ऑफ फ्रॉम द लाइट, द फ्लाईज विंग्स। वो जो फ्लाई है, आई हर्ड अ फ्लाई बज, उसमें फ्लाई के जो विंग्स है ना, वो स्पीकर को जो पोएम में बात कर रहा है वो रोशनी से कट कर देता है। पॉइंट नंबर 50 इज how many poems were discovered among Dickinson's belongings after she died? Nearly 1800। ये अभी जिस तरह मैंने बात की थी कि डिकिंसन जो थी वो, उसकी बड़ी लंबी लिस्ट है, तो उसकी डेथ के बाद पता चला कि नियरली 1800 पोएम्स जो हैं वो मिली, उसमें डिस्कवर हुई। तो इसी वजह से इसका बहुत बड़ा नाम है अमेरिकन लेटर्स में। डिकिंसन वाज अ प्रोलिफिक राइटर। प्रोलिफिक कहते हैं जिस राइटर ने बहुत लिखा, बहुत एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। नेक्स्ट 52 पे देखिएगा, व्हाट इंटॉक्सिकेट्स द स्पीकर इन आई कैन नॉट वेट ग्रीफ जॉय। ये जो इसकी पोएम है आई कैन नॉट वेट ग्रीफ, इसमें कौन सी चीज़ है जो इंटॉक्सिकेट कर देती है स्पीकर को, और वो खुशी है, खुशी से वो इंटॉक्सिकेट हो जाता है। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस द स्पीकर इन बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ डाइड, सेंचुरीज। सेंचुरीज, हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन सिंस द स्पीकर इन आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, वो जो स्पीकर है इसमें वो कब से रुक नहीं रहा, सेंचुरीज से। डेथ इन बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ इज पर्सोनिफाइड एज काइंडली जेंटलमैन, उसको एक काइंडली जेंटलमैन के तौर पे प्रेजेंट किया गया डेथ को। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ टेल्स अबाउट ऑफ डेथ इनएविटेबिलिटी। डेथ के बारे में वो ये पोइम क्या बताते कि डेथ इज इनएविटेबल, इससे आप बच नहीं सकते। और उसके बाद ये जो पोइम है, आई हर्ड अ फ्लाई बस व्हेन आई डाइड वाज रिटन बाय डिकिंसन, एमिली डिकिंसन ने ये लिखी थी जी। एंड देन इट इज इन आई हर्ड अ फ्लाई बस व्हेन आई डाइड द रूम फेल्ट वेरी स्टिल, ये लाइन उसमें आती है कि जब मेरी डेथ होती है तो द रूम फेल्ट वेरी स्टिल। उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 58, in I heard a fly buzz when I died, then the light from the windows faded away, faded away, तो ये उसकी एक लाइन है। उसके बाद this poem's title originally comes from a line in Shakespeare's play Macbeth, which poem is it? Out Out एक पोएम है जी इसकी, एमिली डिकिंसन की, और यहाँ से मैकबेथ से है, आउट आउट से इसका टाइटल लिया गया है। मैकबेथ की ये लाइन है आउट आउट। तो ये जो नए पॉइंट्स हैं ये ऐड किए गए हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे से ऊपर, राइट।